क्या आपने कभी ऐसी ज़िंदगी का सोचा है जहां आप इंडिपेंडेंट यानी अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसी खूबसूरत लड़की की जो अपनी मदर यानी माँ के सिखाए हुए हुनर को इस्तेमाल करते हुए उन्हें ढूंढने के लिए एक मिशन पर निकलती है। कहानी की शुरुआत में हम साइकिलिंग करते हुए एनोला नामी लड़की को देखते हैं जो हमें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं आपको सुना रही हूँ। यहाँ वो बताती है कि उसकी माँ ने उसका नाम एनोला रखा क्योंकि उन्हें वर्ड्स यानी शब्दों से खेलना बहुत पसंद था। एनोला को उल्टा करें तो बनता है एलॉन यानी अकेला। खैर, आपके नाम को उल्टा करने से क्या बनता है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलें। अब एनोला अपने बचपन की बातें बताना शुरू करती है। यहाँ वो बताती है कि उसके वालिद बचपन में ही गुजर गए और उनके जाने के बाद दोनों भाई भी काम के सिलसिले में घर से चले गए। रह गए वो और उसकी मदर यानी माँ। एनोला के मुताबिक उसकी माँ ने दूसरी माँ की तरह उसे सिलाई, कढ़ाई या घर के काम नहीं बल्कि बहुत मुख्तलिफ चीजें जैसे पढ़ना, एक्सपेरिमेंट करना, खेल कूद, फिजिकल यानी जिस्मानी और जहनी तरह के बहुत से काम सिखाए। इसके लिए इसकी माँ ही सारी दुनिया थी, मगर कुछ बातें वो अभी भी एनोला से छुपाती थी क्योंकि उनके मुताबिक प्राइवेसी का हक सबको है। ये तो थी पहली बात, मगर यहाँ एनोला हैरान कर देने वाली दूसरी बात बताती है कि उसके 16वें जन्मदिन पर उसकी माँ यहाँ की मेड यानी मिसेस लेन को उसके लिए कुछ तोहफे देकर फ्यूनरल हाउस यानी इस घर से चली जाती हैं। अगले ही सीन में हम एनोला को एक ट्रेन स्टेशन पर देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ वो अपने दोनों भाइयों माइक्रोफ्ट और शेरलॉक को लेने आई है। यहाँ आने का मकसद शेरलॉक से अपनी खोई हुई माँ के बारे में पूछना है क्योंकि वो एक डिटेक्टिव यानी जासूस है। एनोला के मुताबिक इसके पास सभी सवालों के जवाब जरूर होंगे। ट्रेन से उतरने के बाद इन दोनों ने इसे पहचाना ही नहीं क्योंकि वो इसे 16 साल के बाद आज देख रहे हैं। अब हम इन सबको फ्यूनरल हाउस में देखते हैं जहाँ वो एनोला और इस घर का हुलिया देखकर बहुत हैरान होते हैं। हाँ, माइक्रोफ्ट पूछता है कि हर महीने बाकायदगी से पैसे भिजवाने के बावजूद घर की ऐसी हालत क्यों है। यहाँ वो एनोला से उसकी टीचर के बारे में पूछता है कि उसे कौन पढ़ाता है यानी उसे अदाएं और नजाकतें कौन सिखाता है, जिस पर वो बताती है कि उसे खुद उसकी माँ पढ़ाती है यानी वो ही उसकी टीचर है। इसी के साथ साथ वो बताती है कि उसने लाइब्रेरी में शेक्सपियर, लॉकी, इंसाइक्लोपीडिया, टेक्रे और इसी तरह की सभी किताबें पढ़ी हैं और ये सब उसने पढ़ी हैं सिर्फ खुद की भलाई के लिए। हम रात को माइक्रोफ्ट और शेरलॉक को लाइब्रेरी के बीचों बीच स्नूकर खेलता हुआ देखते हैं। यहाँ वो एनोला के बारे में बातें कर रहे थे कि इसकी अच्छी तरबियत के लिए उन्हें किसी अच्छे टीचर यानी उस्ताद को बुलाना चाहिए। हाँ, माइक्रोफ्ट बताता है कि एनोला के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसने अपनी एक दोस्त मिस हैरिसन को बुलाया है। यहाँ वो कहता है कि एनोला की जिम्मेदारी वो लेगा जबकि माँ को ढूंढने की जिम्मेदारी शेरलॉक की है क्योंकि वो एक डिटेक्टिव है। एनोला छुपकर ये सभी बातें सुन रही होती है कि उसके भाई उसे किस मुसीबत में डाल रहे हैं। उसे तो आजाद रहना पसंद है, वो सब करना जो वो करना चाहती है। अगले ही सीन में हम मिस हैरिसन को फ्यूनरल हाउस में देखते हैं जहाँ वो एनोला के स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उसके जिस्म की पैमाइश कर रही थी, मगर एनोला उन्हें मना कर देती है कि उसे वो बेहुदा कपड़े नहीं पहने, जिस पर मिस हैरिसन को गुस्सा आता है और वो एनोला के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। यहाँ एनोला रोते हुए अपने दोनों भाइयों के पास आती है और कहती है कि उसे कहीं नहीं जाना, मगर वो दोनों इसकी एक नहीं सुनते। अब हम एनोला को उसके बिस्तर पर देखते हैं जहाँ वो अपने माँ के दिए हुए गिफ्ट बॉक्स को खोल के सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, मगर कुछ न मिलने पर वो उसे गुस्से से फेंक देती है। ऐसा करने पर उसे एक कागज मिलता है जिस पर कुछ वर्ड्स यानी शब्द लिखे होते हैं। इन्हें उल्टा कर कर पढ़ें तो बनता है एनोला लुक इन माई क्रिसेंथेमम्स। अब वो चुपके चुपके अपनी माँ के कमरे में जाती है और क्रिसेंथेमम्स यानी उस पेंटिंग को खोलने के बाद उसे एक और कार्ड मिलता है जिस पे लिखा होता है हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। वो सब समझ आती है कि उसकी माँ उसे क्या कहना चाहती है। अगले ही सीन में हम एनोला को घर से दूर एक स्टेशन पर देखते हैं जहाँ उसने अपना भेस बदला हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके, मगर यहाँ पहुँचते ही वो कुछ लोगों को देखती है जो एक लड़के को ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें छोड़कर वो ट्रेन के डब्बे में चली जाती है
क्योंकि उसे उसकी मंजिल तक जाना था। जैसे ही वो इस डब्बे में जाती है और आराम करने के लिए बैठती है, वो देखती है कि यहाँ इसके अलावा एक और लड़का छुपा है। यहाँ वो बताती है कि तुम्हारे पीछे एक आदमी पड़ा है जो तुम्हें मारना चाहता है। ये सब बताकर वो यहाँ से चली जाती है, मगर कुछ देर बाद उसे इस लड़के के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही वो इस डब्बे में आती है, वो देखकर हैरान होती है कि वो ही टोपी वाला शख्स उसे मारने की कोशिश कर रहा है और वो जल्दी से पास पर स्टेक यानी डंडे को उठाकर उस शख्स के सर पे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और ये और वो लड़का दोनों मिलकर ट्रेन से कूद जाते हैं। अगले ही सीन में हम रात को इन दोनों को एक जंगल में देखते हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। एनोला बताती है कि मिस हैरिसन के स्कूल में ना जाने की वजह से वो अपने घर से भाग जाती है। दूसरी तरफ बेजलवेदर का राजकुमार बताता है कि वो फौज में ना जाने की वजह से यहाँ है। एनोला यहाँ इस लड़के यानी राजकुमार का हुलिया बदलती है ताकि उसे कोई पहचान न सके और सुबह दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अगले ही सीन में हम एनोला को लंदन में देखते हैं, जहाँ वो इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि पिछले 16 साल से उसकी दुनिया वो फ्यूनरल हाउस ही थी। बहुत जल्द वो समझ जाती है कि लंदन में रहने और अपने भाइयों से बचने के लिए उसे यहाँ की दूसरी औरतों की तरह रहना पड़ेगा ताकि उसे कोई पहचान न सके। इसीलिए वो एक दुकान में जाकर कुछ कपड़े खरीदती है और इसी के साथ साथ रहने के लिए किराए का कमरा लेती है। रात होते ही वो अपने प्लान यानी माँ को ढूंढने के मंसूबे पर काम शुरू करती है। सबसे पहले वो उन तमाम अखबारों में सीक्रेट मैसेज छोड़ती है जिसे उसकी माँ बहुत शौक से पढ़ती है। इसके बाद वो एक पते पर आती है जहाँ उसकी माँ अक्सर खत भेजा करती थी। यहाँ वो देखती है कि एक औरत बहुत सी दूसरी औरतों को कराटे सिखा रही है। अब एनोला इस औरत के पास जाकर अपनी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर वो फौरन पहचान जाती है कि तुम तो एनोला हो, क्योंकि यही इसकी पहली टीचर थी। इसी दौरान एनोला को कुछ अर्सा पहले अपने घर में होने वाली एक मीटिंग याद आती है, जहाँ उसकी माँ और बहुत सी औरतें कुछ जगहों के नाम ले रही थी। इसी के साथ साथ उसे याद आता है कि इस मीटिंग में ये औरत भी शामिल थी, जिस पर वो इससे कुछ सवाल करती है, मगर उसे इन सब बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो एनोला को यहाँ से जाने के लिए कहती है। ऐसे ही एनोला यहाँ से जाने लगती है, उसे यहाँ पर एक बॉम्ब मिलता है, पर उसे शक होता है कि ये सब बहुत ही खतरनाक मंसूबे पर काम कर रहे हैं। अगले ही सीन में हम एनोला को लाइम हाउस लेन में देखते हैं, जहाँ वो इस जगह को तलाश करने में कामयाब हो जाती है जहाँ उसकी माँ काम कर रही थी। यहाँ पर उसे बेशुमार बारूद, केमिकल्स और एसिड्स मिलते हैं और अपनी तहकीक करने के बाद वो यहाँ से जाने ही लगती है कि वो टोपी वाला शख्स एनोला से उस राजकुमार का पता पूछता है। फिर एनोला के कुछ न बताने पर वो एनोला को जान से मारने लगता है और बहुत मुश्किलों से उसका मुकाबला करने के बाद एनोला वहाँ से बच निकलती है। अब हम एनोला को एक कमरे में देखते हैं जहाँ वो अपने जख्मों पर मरहम लगा रही थी। इसी दौरान वो राजकुमार को बचाने का फैसला करती है और नए मिशन पर निकलती है। अगले ही सीन में हम एनोला को राजकुमार के महल में देखते हैं, जहाँ वो पुलिस ऑफिसर के मुकाबले में सबको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि वो शेरलॉक की असिस्टेंट है और शेरलॉक ने ही इसे यहाँ भेजा है, और वो सब इसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। हाँ, हमें पता चलता है कि इस पुलिस ऑफिसर को माइक्रोफ्ट ने एनोला की जासूसी के लिए यहाँ भेजा था। ये पुलिस ऑफिसर जाकर माइक्रोफ्ट को एनोला के बारे में बताता है। दूसरी तरफ एनोला राजकुमार को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसे अपने साथ ले आती है। कमरे में एंटर यानी दाखिल होते ही राजकुमार बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स को बेड पर पड़ा देखकर बहुत हैरान होता है और उसके पूछने पर एनोला उसे बताती है कि वो अपनी माँ के मैसेजेस का इंतजार कर रही है और इसी के साथ साथ वो सारे न्यूज़पेपर्स को इकट्ठा करके एक जगह पर रखती है। इसी दौरान यहाँ पुलिस ऑफिसर आता है और एनोला को पकड़कर उसके भाई के हवाले कर देता है, जो उसे सीधा मिस हैरिसन के स्कूल छोड़ देता है, जहाँ उसे नजाकत और अदाएं सिखाई जाती हैं। एनोला को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर कुछ दिनों के बाद उसे एक पार्सल रिसीव होता है, जिस पर सर्वेंट्स यानी नौकर उसे बताते हैं कि ये आपके भाई माइक्रोफ्ट की तरफ से है। जैसे ही वो इस पार्सल को खोलती है तो वो हैरान होती है कि इसके अंदर बेजलवेदर का राजकुमार है। एनोला के पूछने पर वो इसे बताता है कि वो यहाँ सिर्फ एनोला को बचाने के लिए आया है और वो जल्द ही मिस हैरिसन को चकमा देकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एनोला राजकुमार को बताती है कि उसके और उसके बाबा के कत्ल के पीछे उसके अंकल का हाथ है और वो दोनों यहाँ से सीधा महल जाते हैं, जहाँ उनका मुकाबला टोपी वाले शख्स से होता है और इसी लड़ाई के दौरान वो टोपी वाला शख्स मर जाता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि इस सारे मामले में उनकी दादी का हाथ है।
दरअसल वो ही राजकुमार को मरवा कर ये सारी जमीन और जायदाद अपने नाम करवाना चाहती थी, मगर यहाँ उनका चेहरा सबके सामने आ जाता है। एनोला की बदौलत ये केस सॉल्व हो जाता है। अगले ही सीन में हम राजकुमार को देखते हैं जो वोटिंग रूम में जाने लगता है ताकि वो इस जगह का अगला राजकुमार बन सके। इसी दौरान उसकी नजर एनोला पर पड़ती है और वो उसे अपने साथ रहने की ऑफर करता है, मगर एनोला उसे मना कर देती है। उसे हौसले और हिम्मत के साथ वोटिंग रूम में भेजकर वो यहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए वो एक अखबार खरीदती है। जैसे ही वो इसे पढ़ने के लिए खोलती है वो हैरान होती है कि उसे यहाँ उसकी माँ का मैसेज मिलता है। यही सीन में हम एनोला को अपने कमरे में दाखिल होता देखते हैं, मगर अपनी माँ को पहले से ही वहाँ मौजूद पाकर वो बहुत हैरान होती है। यही नहीं, इसी के साथ साथ वो बहुत गमगीन भी हो जाती है क्योंकि उसकी माँ उसे बताए बगैर चली गई थी। मगर यहाँ उसकी माँ कहती है कि उसने जो कुछ भी किया इसकी बेहतरी यानी भलाई के लिए किया, और वो अपनी माँ के गले लग जाती है। हम एनोला को कहानी बताते हुए देखते हैं जहाँ वो बताती है कि हम होम्स को अपना रास्ता खुद बनाना है। मेरी माँ ने ये सब किया ताकि मैं अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर सकूं। मैं एक डिटेक्टिव हूँ और कमजोरों की मदद करना मेरा फर्ज है और हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। और इसी के साथ एनोला होम्स अपने नए केस की तलाश में निकल जाती है।